हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने शिद्दत के साथ पूरी लगन से अपनी जान लगा के जितना उन लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराया गया उन्होंने उस कंटेंट को कंप्लीट किया। वीडियोस देखी, जो भी लिंक प्रोवाइड कराए वो वीडियोस सारी की सारी देखी और जितना कंटेंट प्रोवाइड कराया गया उन्होंने टारगेट डे 1 का कंटेंट पूरा किया। और आई होप कि जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है उन लोगों को समझ आ गया होगा कि एक दिन में जब वो इतने मार्क्स कवर कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का तो मीडियन ही था और उसके अलावा कितनी सारी चीजें थी, रीजनिंग में भी, बाकी चीजों में भी, तो आप खुद समझ सकते हो कि एक दिन में कितने मार्क्स कवर होते हैं। तो बाकी हर दिन आप कितने मार्क्स कवर कर सकते हो। दूसरी चीज खुशखबरी यह है कि हर 2 दिन के बाद कम से कम आपको एक दिन मिलेगा रिवीजन के लिए और उसी तरीके से 4:2:1 की स्ट्रेटेजी पे तो हम आ ही जाएंगे। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की, देखो बुरा मत मानना प्लीज, ये बाद में आप लोग ही मुझे आके थैंक यू बोलोगे, अभी आप लोगों को थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन कड़वी बातें बोल देनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी होती हैं। बात यह है कि जो बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया टारगेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं या कंप्लीट नहीं हो पा रहे, कई बच्चों को मैंने देखा है कि भैया कह रहे हैं कि टारगेट कम कर लो। अच्छा, आप ये खुद सोचो, आपने अपने दिमाग से सोचा है कि किस जमाने में आप लोग जी रहे हो। 45 डेज बचे हैं, कितना सारा सिलेबस है, उस सारे सिलेबस को अगर कवर करना है और वो भी टाइम से पहले 17 अगस्त तक कवर नहीं करना है, उससे पहले कवर करना है जिससे आपके दिमाग पे लोड ना रहे। मैं ये चाहता हूं कि जितना जल्दी आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाएगा फिर आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा तो आप खुद को बहुत अच्छे से बूस्ट कर पाओगे अपनी जो नोट्स बनाए हैं उसके थ्रू। अदरवाइज होगा क्या, आप लास्ट टाइम तक यही रोते रह जाओगे कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट ना हुआ, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। और इस टाइम पे भी अगर आप इतनी मेहनत कर सकते, अच्छा सच सच बताओ, क्या आपको लगता है कि 4 से 5 घंटे में ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे? 5 घंटे में तो बड़ी आसानी से हो ही जा रहे होंगे। और उसके बाद भी जब आपके पास 24 आवर हैं तो क्या इस टाइम पे आप अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे सकते हो? हम जॉब करने के बाद आके आपको पढ़ाने में, वीडियो शूट करने में, एडिटिंग में टाइम दे सकते हैं, तो आपका तो एकमात्र कर्तव्य है सिर्फ पढ़ना। तो क्या आप अपने 8 घंटे पढ़ाई या 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते? अगर इतना भी नहीं कर सकते तो सच में हम पे भी लानत है और आप पे भी लानत है। हम पे तो क्या ही लानत है, खैर आप लोगों पे तो लानत है ही, बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। इस टाइम पे इतना पढ़ना तो आप लोगों का बनता ही है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अपने माँ बापों को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन है, सब लोग लगे हुए हैं, कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है। अगर आपको आगे निकलना है, कुछ करना है, इस जैसे कह रहे हैं ना गधों की दौड़ है या कोई भी दौड़ है, तो अगर आपको आगे निकलना है तो भैया कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। और एक ही चीज है इस टाइम पे स्पेशल, आपके पास टाइम कम है तो जितना हो सके चीजों को अच्छे से करते चलो जिससे बाद में रिवीजन का टाइम रह जाए। बाद में तो आपकी मर्जी रहेगी, जैसा आप मन करना चाहे वैसे कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और था, क्या सिर्फ मार्क वाला ही पढ़ना है? जो मैं मार्क करके दे रहा हूं क्या सिर्फ वो पढ़ना है? तो मैं ये वाली चीज आज क्लियर कर रहा हूं। देखो सुन लो, जो चीज मैं मार्क करके देता हूं वो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब उसके आने के चांसेस मैक्सिमम है, उसे तो किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना है। उसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम, वैसे वो पूरा का पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो वो पूरी जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो, चाहे वो पहली बार चमड़ा पार्क बना हो, चाहे वो पहली बार कुछ भी काम हुआ हो, चाहे वो तैरता पार्क बना हो, चाहे हमने पहली बार उपग्रह बनाया हो, चाहे कुछ भी काम अगर आपने पहली बार किया है, इवन पहली बार बाइक चलाना सीखे हो, प्यार करना सीखे हो, जो काम भी आपने पहली बार किया है या आपके देश ने पहली बार किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए उसमें मार्क तो किया है मैंने, लेकिन वो वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। अदरवाइज जैसे ये वाली चीज थी, जैसे मैंने आप लोगों को क्या दिया था, ये दिया था मैंने आप लोगों को कि किस तरीके से, अच्छा मैंने आप लोगों को दिया था, जैसे आप समझ ही सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, क्या लिए गए। तो जो मार्क करके मैंने आप लोगों को दे रखा था, 1 मिनट अगर मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो मैंने मार्क करके दे रखा था वो मोस्ट इंपोर्टेंट था। उसके अलावा बाकी करना चाहो तो कर लो और ना करना चाहो तो मत करो, लेकिन जो मार्क किया हुआ है वो 100% करना है और एग्जाम में आने के उसके 99% चांसेस हैं। 95 से लेकर 99% अगर आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा अगर आ गया तो वो आपकी किस्मत है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है तो कर सकते हो। मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि इतना ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आपके पास स्टैटिक जीके या जीके को देने के लिए इतना टाइम नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं 3, ये वाले जो टारगेट्स देता हूं ना मैं स्टैटिक जीके के, एक बात और बता रहा हूं आज आपसे,
स्टैटिक जीके का कुछ भी कंफर्म नहीं है, ना जीके का कंफर्म है ना करंट का कंफर्म है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा रहा हूं और टारगेट्स में कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम करके जाएंगे। फंसना ना फंसना उसके ऊपर है, लेकिन ये चीजें हमेशा फंसती आई हैं तो आगे भी फंसेंगी, लेकिन इस चीज का निश्चित नहीं है, इसलिए इस चीज को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी ना देके जो याद करने वाली चीजें हैं आप प्लीज साइंस में अगर मैं कुछ भी याद करने दूं तो उस चीज को जरूर से जरूर याद करना। रीजनिंग को हल्के में मत लेना क्योंकि 30 मार्क्स का सिलेबस है, बहुत ज्यादा अच्छा खासा पोर्शन है, इसलिए मैं एनालॉजी और सिमिलैरिटी की चीजें भी आप लोगों को रटा रहा हूं कि वो चीजें आपको याद हो जाएं जिससे कि आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके ना हो, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब एक नंबर खोना नहीं है, 1.33 मार्क्स खोना है और 1.33 मार्क्स से आप जानते नहीं हो दसों हजार बच्चा पीछे हो जाएगा। जब इतने करोड़ों बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पता है जब 1 करोड़ बच्चा या जो भी मान लीजिए 70 लाख भी एग्जाम देने वाला है तो 1 या 2 नंबर पे बहुत सारे बच्चे रिलाय करेंगे, 10-10 हजार बच्चों को आप पछाड़ सकते हो एक नंबर से, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइज आई होप कि आप लोग इस चीज को अब नहीं बोलोगे कि भैया टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और इसके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो आ ही रही है, आज या कल में आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद शायद ही आप ऐसा बोलोगे, क्योंकि जॉब की जो कीमत है ना वो अभी आपको समझ नहीं आ रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि टारगेट जो है ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपको जॉब की कीमत पता होती तो आप ये नहीं बोलते कि भैया टारगेट ज्यादा हो रहे हैं। चलिए फिर आज ज्यादा बात नहीं करते हैं, और दूसरी चीज एक और मैं उस चीज को उसका इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि आज आप लोगों को 2 या 3 पीडीएफ के अंदर आप लोगों को सारा टारगेट दे दिया जाएगा, आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा या बार बार टारगेट्स नहीं आएंगे। अब देखो धीरे धीरे ही चीजें सही होती हैं या धीरे धीरे ही इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि पहले ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, अभी उस पर क्या क्या है सारी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। हो सकता है रिवीजन वाले दिन में आप लोगों को लाइव आके आपसे कुछ क्वेश्चंस जो टारगेट में दिए हैं उसका एक टेस्ट ले लिया करूं, आपसे पूछ लिया करूं कि क्या है, आप सब लोग लाइव रहो, उनके आंसर्स करो, ठीक है। तो इस तरह के सजेशन भी मिल रहे हैं, तो उन सारी चीजों पे इंप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल आप लोगों की यहाँ पे बात करते हैं कि क्या टारगेट है क्या नहीं है। तो डे 1 की जो वीडियो थी वो लंबी हो गई थी, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल जो स्टैटिक जीके का टारगेट है उसमें मैंने रखा है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोग चीजें करते आ रहे हैं, मान लीजिए आप जो कर रहे हैं कि जीके में मैंने इतना सारा टारगेट दिया आपको याद नहीं हुआ मान लीजिए, या साइंस में मैंने उपकरण दिए थे वो आपको याद नहीं हुए, तो पहली बार में याद होना जरूरी नहीं है। जब आप उस चीज को रोज डेली पढ़ोगे, आपको क्या है, आज के टारगेट में सबसे पहला टारगेट यह है कि पिछले वाले टारगेट का रिवीजन करने के बाद, रिवीजन ऐसे नहीं होता है कि उसे लेके बैठ जाओ, रिवीजन ऐसे होता है कि बस सरसरी निगाह मारो और आगे बढ़ते चले जाओ, सरसरी निगाह मारो आगे बढ़ते चले जाओ। रिवीजन का भी टाइम है, जब आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा तब आप लिख लिख के सारी चीजें करें। जब आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर दिन मिलेगा, जैसे कल आज के टारगेट के बाद कल का पूरा दिन आपके पास है, तो आप रफ में लिख लिख के याद करें, जैसा मन करता है वैसे याद करें। या आज जो आपको टारगेट दिया जा रहा है, इस टारगेट को आपका जैसा मन करता है लिख के याद करने का, वैसे करने का, वो वैसे करें। लेकिन जो कल वाली चीजें थी और अगर आज आपको रिवीजन करना है तो उस रिवीजन को जल्दी जल्दी करना है, बस ऐसे देखते जाना है कि हाँ ठीक है ये पढ़ा था, ओके ओके ओके, मतलब इस तरीके से रिवीजन करना है, तब आप रिवीजन कर पाओगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाली चीजें हो गई, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मैंने इसमें दे दिए हैं आप लोगों को। तो जो आप लोगों की स्टैटिक जीके के टारगेट है उन्हें एक दिन में रटने की कोशिश नहीं करनी है, किसी को याद नहीं होते हैं, आपको भी, मेरे को भी, किसी को भी नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे याद होंगे, लगातार पढ़ते रहोगे, अभी आपके पास बहुत टाइम है, सब चीजें याद हो जाएंगी, बस बार बार उस चीज को पढ़ते रहना। और एग्जाम में जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो एकदम से कर दोगे जब इतनी बार पढ़ रखा होगा, इसीलिए वो डे 1 में कराया है। अभी 30-40 दिन तक उन्हीं चीजों को पढ़ोगे तो आसानी से रट जाएंगी। तो कम से कम जो पूरे इंडिया में पहली बार हुआ है, विश्व में पहली बार हुआ है, वो वाली चीजें तो रटी होंगी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स मैंने आप लोगों को दिए, ये जो वीडियो है मैंने आप लोगों को वीडियो दी है, और कमेंट करके बता देना जिन्होंने वीडियोस देखी है मेरी, चाहे वो मीन मोड मीडियन की देखी हो, चाहे वो पीरियोडिक टेबल की देखी हो, चाहे वो मोशन वाले चैप्टर की देखी हो, कोई भी चैप्टर की अगर वीडियो आपने देखी है या स्टैटिक जीके की भी अगर कोई वीडियो देखी है, तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं यहाँ पे कि क्या आप लोगों को, या मिलिट्री एक्सरसाइज वाले, क्या आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत पड़ रही है। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में घुस गई होंगी। अगर आपने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की सिर्फ वीडियो देखी है तो आपके दिमाग में घुस गई होंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आपने पढ़ भी रखा है
तो उस तरीके से जो पढ़ रखा है वो आपके दिमाग में शायद ना फंसा हो, लेकिन अगर आप यहां वीडियो एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में फंस जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वाली जो वीडियो है वो मेरी खुद की वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देखना। सारे हेडक्वार्टर आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ वीडियो देखनी है, याद आपको करना ही नहीं है, अपने आप याद करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है ओलंपिक 2020-21, इसकी मैं आप लोगों को वीडियो सजेस्ट करूंगा, वहां से आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद में इसकी पीडीएफ भी दूंगा आपको, छोटा सा कंटेंट है 1 पेज का, वो आपको करना है क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चन एनटीपीसी में लगातार पूछे गए हैं और वो पूछे जाने की उम्मीद भी है, क्योंकि 2021 हो या कोई भी हो, ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट होता है। अब तक 2016 से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अभी 2021 का ओलंपिक हुआ है, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है रिमेनिंग ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स। मैक्सिमम बुक आप कर चुके हो, 10-5 बुक और है, उनको और करना है, और ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स खत्म हो जाएंगी, फिर हम न्यू बुक भी करेंगे। तो ओल्ड इंपोर्टेंट बुक्स करेंगे जो मैं अपने नोट्स से प्रोवाइड कराऊंगा। फरवरी के इंपोर्टेंट डेज एंड थीम्स आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो फरवरी के इंपोर्टेंट डेज हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मैं मार्क करके दे दूंगा। सारा का सारा जो कंटेंट है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, उस चीज की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट है 10 प्रमुख राजवंशों के शासक। 10 आप कर चुके हो पहले से, 10 आज दे दिए जाएंगे। इसके अलावा आपका टारगेट है बेस्ट प्लेयर्स एंड देयर स्टेट। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल को खेलते हैं, तो आज हम बात करेंगे बेस्ट प्लेयर्स एंड देयर स्टेट्स, उन कौन सा प्लेयर है और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये वाले क्वेश्चन करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेस्ट प्लेयर एंड उनके खेल, मतलब वो कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। संविधान के भाग मैंने लिए हैं। अब देखो जैसे संविधान के भाग वाली चीजें हैं तो वो भी क्या होंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में आपने पढ़ी होंगी, या आप लोग अगर किसी एग्जाम के लिए देखोगे तो बहुत ज्यादा होगा। जबकि मैं यहाँ पे जो कराने वाला हूँ आपको, संविधान के भाग जो करोगे आप, देखो सबसे पहले आप देखो ये जो मैं मार्क करके देता हूँ ना, मार्क, इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा ना संयुक्त राज्य अमेरिका से तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए इतनी सारी चीजें हमने अमेरिका से ली हैं लेकिन पूछेगा यही। इसी तरीके से ब्रिटेन से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं लेकिन हमसे पूछेगा संसदात्मक प्रणाली। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने भाग, जो इंपॉर्टेंट भाग हैं वो भी कंप्लीट करा रखे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से उन चीजों को कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा स्टैटिक जीके का टारगेट। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं आपका नेक्स्ट टारगेट है साइंस। चलिए तो अब बात करते हैं आप लोगों की क्लास 9th एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 9 है, बल तथा गति के नियम। अब देखो कुछ लोगों को पीडीएफ देख के या वैसे लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है, जबकि इतना आसान है। देखो टीचर्स 2 तरह के होते हैं, एक टीचर वो होता है आपको कहेगा अरे बहुत बड़ा है, ये है वो है, तो होगा क्या, स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाता है, उसको लगता है हाँ यार डिफिकल्टी चीज होगी। दूसरा टीचर ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को मीन मोड मीडियन कराया या मिलिट्री एक्सरसाइज कराई, कोई बंदा कह रहा अरे याद करनी बड़ी डिफिकल्ट होती है, वो तो यार कैसे याद रखें। अरे टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरह से चीजों को ले रहा है। अगर टीचर ही कहेगा ना कि यार मौसम वाला चैप्टर है, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है, 10 मिनट में कैसे कंप्लीट हो जाएगा, 20 मिनट, अरे आप समझिए तो सही किस तरीके से करना है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे ये वाला चैप्टर है, आज अपना चैप्टर है ये बल तथा गति के नियम। अब इसमें क्या करना है, आप लोगों ने सब कुछ पढ़ तो रखा ही है, तो आप अपने काम का कंटेंट क्या पढ़ेंगे, सीधा सा ऊपर से रीडिंग मारनी है और इसमें ये देखना है, मार्क करके मैं दे रहा हूं, उसमें सिर्फ ये देखना है कि बल क्या है, तो किसी चीज को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। उसके बाद आ जाओगे सीधा जड़त्व, और जड़त्व में आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। इनर्शिया जो होता है वो क्या है, तो उसमें बता रहे हैं कि वो द्रव्यमान जो है वही जड़त्व का क्या है, माप है। इसके बाद आप आगे आ जाओगे तो जड़त्व के बारे में बताया गया, जड़त्व क्या चीज है, और फिर आपको बताया गया सीधा सा न्यूटन का प्रथम नियम, और वो प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। और वो क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए ये बोतल है, तो वो कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, मतलब अगर वो रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में तब तक बने रहना चाहती है जब तक कि, पूरा सेंटेंस बोलता हूं, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में तब तक बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ तब तक जो वस्तु जैसे है वो वैसे ही बना रहना चाहती है। मान लीजिए ये स्टेबल है तो ये चाहेगी कि मैं स्टेबल ही रहूं, तो सीधी सी बात है ये रहेगी भी स्टेबल। जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे, तब तक ये अपनी जगह से हिलने वाली भी नहीं है, सीधी सी बात है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, आप कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आप बैठे हो, आप चल रहे थे, तो आपकी बॉडी क्या है, गतिमान है, आपकी बॉडी चाह रही है चलती ही रहे, लेकिन अचानक से ब्रेकिंग हुई तो होगा क्या, आप आगे की ओर झुक जाओगे या पीछे की ओर झुकोगे, बताना क्या होगा, आगे की ओर झुकोगे या पीछे की ओर झुकोगे, ये आपको बताना है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी बॉडी गतिमान थी,
आपकी बॉडी चलना चाह रही थी लेकिन रुक गए, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? ये आप लोगों को बताना है कि प्रथम नियम का है कि दूसरे नियम का है। अब हाँ, एक चीज और मैं ये चाह रहा हूं कि जो अपना दूसरा चैनल है ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन वाला, उस पर आप लोगों को कुछ चीजें छोटी छोटी, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से जितने अपने क्वेश्चंस आते हैं, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी के कितने चीजें हैं, या जैसे ये वाली चीज है कि फोर्स, जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, ये जो नियम है, इन नियमों में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम से, उत्तोलक के टाइप, प्रथम टाइप, द्वितीय, तृतीय, मतलब जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उन चीजों पे मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी वीडियोस बना के बात करूं, क्योंकि यहाँ पे तो लॉन्ग वीडियोस जाती हैं, उस चैनल पे मैं सोच रहा हूँ कि आपको छोटी छोटी क्लिप्स देना शुरू कर दूं, तो शायद वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो एक बार देख लीजिएगा, अपना ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन वाला चैनल है, उस पर मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें डालना शुरू करूंगा, छोटी छोटी, जो आपके टॉपिक्स काम के होंगे। बस आप देखना, उन्हें लिखने उखने की जरूरत नहीं है, आप देख भी लोगे तब भी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और मैं कम टाइम में निपटाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, इसको देखने का नजरिया देखो, मैंने बताया टीचर का है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट नियम आपका कंप्लीट हुआ, फिर आप सेकंड नियम पे आ गए। सेकंड नियम सीधा कहता है क्या, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ये आप बताना। मैं बस इतना लिख देता हूं कि सीधा सा आएगा F बराबर dp अपॉन dt, संवेग में परिवर्तन की दर, और p को लिख दोगे mb, तो d mb अपॉन dt, और m निकल जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, तो F बराबर क्या आ जाएगा, m में। यहां से ये फॉर्मूला निकल के आ गया, तो यही दो चीजें उसमें बोलता है। समझ आ गई? एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, ये जरूर से जरूर बताना, पिछली बार भी मैंने पूछा था कि फोर्स की डेफिनेशन किस नियम से निकल के आती है, ठीक है, और फोर्स की जो, हाँ, फोर्स की परिभाषा किस नियम से निकल के आती है, ये आपको बताना है कि फोर्स की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से निकल के आती है, प्रथम से, द्वितीय से, तृतीय से। दूसरा नियम खत्म। फिर इसके बाद तीसरा नियम है कि की गई जो भी आप क्रिया करोगे उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब न्यूटन के गति के तृतीय नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है, दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, तो सबको पता ही है। आप क्या करोगे, अगर आप ये बोतल मैंने इस पे रखी, तो बोतल पे कौन सा फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा होगा, या बोतल किधर काम करेगी, ये आप लोगों को बताना है कि इसमें मतलब बुक ने कौन सा फोर्स इस पे लगाया है और इसने कौन सा फोर्स इस पे लगाया है, और कहां एक्शन फोर्स लगाया, जब मैंने इस पे रखा तो एक्शन किस पे हुआ और रिएक्शन किस पे हुआ, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। लेकिन ये निश्चित है, ये क्वेश्चन मुझे पूछना था, लेकिन मैंने बता दिया कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है दोनों एक ही चीज, एक ही डायरेक्शन, एक ही वस्तु पे नहीं लगते हैं, डिफरेंट वस्तुओं पे लगते हैं। बस इसके बाद आप लोगों का क्या रह गया, ये हो गया खत्म। और इसके बाद संवेग संरक्षण का नियम है, और संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तुएं टकरा रही हैं, कुछ हो रही हैं, तो संवेग में परिवर्तन की दर पहले, मतलब वो बोलता है कि टकराने से पहले का संवेग और टकराने से बाद का संवेग जो होगा वो बराबर रहेगा, ठीक है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग, अरे द्रव्यमान संरक्षण क्या है, सेम वैसे ही संवेग का संरक्षण है, मतलब संवेग जो है नियत रहेगा, यहां भी इतना वहां भी इतना। तो उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे आता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने कर भी रखा है एनसीईआरटी में, आप लोगों को मैं दूंगा, देखो ये देख सकते, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता है, और इसे शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग निपटा सकते हो, और बस पूरा चैप्टर खत्म। और इसे करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरे चैप्टर का निचोड़ यहां दे रखा है, और इस चैप्टर के निचोड़ में आप लोग देख सकते हो कितनी सी चीजें हैं। बस इस चीज को भी रिवाइज कर लोगे ना, बाद में एक बार चैप्टर पढ़ के इस चीज को रिवीजन करना है, बस हर बार आपका काम हो गया। तो टीचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसे पढ़ा रहा है। अगर वो आपको डिफिकल्ट बना के चीजें पढ़ा रहा है तब आपको डिफिकल्ट ही लगेगा, अगर आप वो आसान बना के पढ़ा रहा है तो वो चीजें आसान लगेंगी। इसलिए घबराना नहीं है, बहुत कम टारगेट है, कोई ज्यादा टारगेट नहीं है। नेक्स्ट है, चलिए बहुत उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट है बायो में पोषक पदार्थ, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। इसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, किस उपकरण से कैसे, जैसे मोमबत्ती, आप बताओ कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है, ये आपसे क्वेश्चन है। मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सेल किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है। समझ आ गई ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो ये वाली चीजें मैं आप लोगों को दूंगा। 10 उपकरण है लगभग, और बस उन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें भी 4 इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा आते हैं, वो वाली चीज है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप बताओ विद्युत जनरेटर कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, विद्युत मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करती है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दे देना, जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं लगातार। अगर आप इन क्वेश्चंस के भी आंसर देते हो तो विश्वास मानिए कि आप बहुत सारा सिलेबस कवर करते चल रहे हो, मतलब आपको चीजें आती हैं।
इसके अलावा चिकित्सा पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां आपको पता है, पूछ लेता है कि कॉफी कहां से प्राप्त हो रही है, कुनैन कहां से, कुनैन के पेड़ से क्या निकलता है, ये किसकी छाल से प्राप्त होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। आज पीडीएफ में ही सारे टारगेट देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें। चिकित्सा विज्ञान की बहुत सारी खोजें पूछी जाती हैं। चेचक का टीके की खोज किसने की, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें जो लगातार पूछी जाती रहती हैं। तो ये वाली चीजें आप लोगों को करनी है, इसीलिए मैं पहली बार में ये सारी चीजें करा रहा हूं पहले दूसरे दिन में, जिससे कि आप 40 दिन तक इन्हें पढ़ो तो ये याद हो जाए और वहां से क्वेश्चन ना छोड़ के आओ। अब एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, पढ़ाई एक अलग चीज है, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। टिप्स एंड ट्रिक्स वो एक नई वीडियो आएगी और मैं ये चाह रहा हूं कि उससे पहले आप टेस्ट लगा लो, इसलिए अगर किसी ने अभी टेस्ट नहीं लगाए तो आप लगा लो। फिर ये जो हफ्ता है पूरा वो हम पे छोड़ देना, मैं जितनी चीजें बताऊंगा उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, और फिर लास्ट वीक में जब हम संडे के दिन टेस्ट लगाएंगे फिर अपने रिजल्ट देख लेना। चलिए, तो ये वाली बात हो गई है विज्ञान की। अभी बात करते हैं रीजनिंग में। उससे पहले मैं बता दूं 45 डेज जो बूस्टर है इसकी फी के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो इसकी फीस वैसे 51 से 501 रुपए रखी थी, लेकिन 51 रुपए सब लोग मतलब क्या समझ रहे हैं पता नहीं। मतलब मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप खुद देखिए कि उसमें कंटेंट में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सर लोग 100 रुपए की तो खाली एक पीडीएफ भेज देते हैं, मतलब कि भैया पीडीएफ ले लो, हमारे नोट्स हैं। यहां मैं आप लोगों को दिलो जान से गाइड कर रहा हूं, अपनी छुट्टियां ले लेके आपके साथ खड़ा हूं। तो प्लीज आप लोग थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए। जितना मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सारी चीजें मिल रही हैं तो आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। ऊपर से उन चोरों से भी निपटना है जो हमारा कंटेंट चोरी करना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने। मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, लोग चोरी कर करके अपना काम बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो गाइज अगर किसी का भी मन है तो वो इस नंबर पे पेटीएम कर सकता है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ। कोई भी अगर नहीं जुड़ा है वहां पे आप लोगों को सारा स्टडी मटेरियल और कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख लो, मैं आज भी कह रहा हूं। इसलिए जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो रिवीजन जरूर से जरूर करते चलें। जो एक दिन मैं दूंगा उसमें मजे नहीं करने हैं, रिवीजन करना है। और अगर कोई बच्चा मान लीजिए अभी फीस देने में सक्षम नहीं है तो उसका जब मन करता है वो उस टाइम पे फीस दे सकता है, ठीक है। इवन मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि भैया उससे नहीं हो पा रहा है या बिल्कुल ही गरीब है, वैसे ऐसी किसी की कंडीशन है नहीं, लेकिन अगर वो बहुत गरीब है तो वो भाई अपने सिलेक्शन ले ले, सिलेक्शन के बाद वो खुशी दे कि मतलब वो बताए कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात होगी। मेन चीज है सिलेक्शन लेना, आप सिलेक्शन ले लेना, बस इससे बड़ी कुछ खुशखबरी नहीं है हमारे लिए। रीजनिंग में मैं बताऊं तो रीजनिंग में आप लोगों के टारगेट है सीरीज एंड क्लासिफिकेशन। सीरीज एंड क्लासिफिकेशन क्या है? सीरीज ये नंबर सीरीज नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। सीरीज क्या है कि रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपसे पूछ रहा था 4 फिगर दे देगा और 5वीं फिगर आपसे पूछेगा कि कैसी आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करके जानी है हमें। रेलवे एएलपी में बहुत थे, जेई में भी बहुत थे, ग्रुप डी में भी। तो ये सीरीज वो वाली है, 4 फिगर देगा, 5वीं फिगर आपसे पूछेगा। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बताना होगा कि क्लासिफिकेशन ये अलग वाला है, इसमें विषम चुनना होगा। 4 चीजें दे रखी होंगी, 4 फिगर, उसमें से पूछेगा डिफर फिगर कौन सी है, डिफरेंट फिगर कौन सी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो ये वाले क्वेश्चन करेंगे। साथ में हम एनालॉजी और सिमिलैरिटी को रोज लेके चलेंगे, जिससे हमारी जीके भी इंप्रूव होगी। तो ये वाली चीज आप लोगों को इसमें करनी है। 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अगर हमें टाइम बचा तो, अगर आप लोगों की परमिशन होगी तो एक 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे रीजनिंग का, जिससे कि सारे टॉपिक्स कवर होते रहे। मैथ्स में हमारा टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, और ये जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है इसे मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, इसलिए बिल्कुल भी उसके कॉन्सेप्ट देखना ना भूलें। बहुत अच्छे से RS अग्रवाल के मैथ से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, फिर प्रीवियस ईयर की भी वीडियो प्रोवाइड कराई है। कल का आपके पास पूरा दिन रहेगा, कल आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए कल के पूरे दिन में इन सारे चीजों को, आज के और कल के जितने भी कंटेंट था उस कंटेंट को रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर लगाने हैं। तो गाइज ये रहा एक फुल ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो बस ये सारी चीजें थी। आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग हार मत मानिए, कंटेंट को जितना दिया जा रहा है उसे कवर करते चलिए। आपके सर पे लोड नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इस चीज की गारंटी हम ले रहे हैं। अगर आप इसके बावजूद भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर वो आपका डिसीजन होगा, जो आपको करना है वो आप करिए। अगर किसी को लग रहा है वीडियो लंबी हो गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं 1 से 2 दिन
3 दिन वीडियो लंबी ही मिलेगी, उसके बाद 5 से 10 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की आसपास की वीडियो मिला करेगी, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चंस रहते हैं, वो लेने पड़ते हैं, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, बाकी और कोई बात नहीं है। और अगर डाउट नहीं लेंगे, बच्चों को पता नहीं चलेगा, तो फिर आप लोग खुद समझ सकते हो कि कमेंट में रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने टारगेट्स कंप्लीट करते चलिए और विश्वास मानिए, अगर आप टारगेट कंप्लीट करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई नया बच्चा है तो मैं उस बच्चे को तो गारंटी दे रहा हूं, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है उस बच्चे के साथ तो गारंटी है कि उसके पुराने स्टूडेंट हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स को जानते हैं, तो जहां तक वो आ गए हैं उसके बाद उन्हें मेहनत से ही मार्क्स बढ़ेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स पहली बार में काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती है। इसलिए अगर कोई बच्चा 40-45 पे पढ़ा है तो वो 60 तक टिप्स एंड ट्रिक्स से जा सकता है, लेकिन उसके बाद 70 तक पहुंचने में उसे जितने रेशियो में मेहनत करेगा उस रेशियो में उसे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए फिर ख्याल रखिएगा, टेक केयर।